प्रणाम स्वामी जी। यूँ तो कुंडलिनी जागरण अपने आप में ही एक बहुत बृहद, बहुत ही गूढ़ विषय है। इस पे चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। परंतु फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए यदि आपसे पूछूं कि कुंडलिनी जागरण क्या है, इसे संक्षिप्त में कहें तो आप क्या कहेंगे? अच्छा हो कि हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अध्यात्म में भीतर हुए अनुभवों को जब कोई व्यक्ति बाहर प्रकट करता है, उसको बाहर की किसी उपमा से, उदाहरण से अभिव्यक्त करना पड़ता है। वहां से एक मुश्किल खड़ी होती है। सुनने वाला उस उपमा को स्थूल रूप से पकड़ लेता है और वो कल्पना करने लगता है कि ऐसा कुछ होगा। समझो, भीतर जो जीवन ऊर्जा के उठने का एहसास है, पुराने जमाने में उसको सर्प की कुंडलनी से प्रतीक दिया गया, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हो फिर फन उठा के उठ जाए। अब ये एक प्रतीक है समझाने के लिए। कोई उसको बहुत ठोस रूप से पकड़ ले और सोचे कि ऐसा सांप मेरे भीतर उठेगा, फन फैला लेगा, तो वहां गलत हो जाएगी। फिर कुछ लोग कहेंगे कि मेरी कुंडलनी जाग गई। वे लोग कल्पनाशील हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं, देवा स्वप्न देख सकते हैं। वह वास्तविक अनुभव नहीं हुआ, वह उनका मानसिक प्रक्षेपण हुआ। और जिस व्यक्ति को सचमुच में ऊर्जा का जागरण हुआ है, वो हो सकता सोच रहा हो कि अरे, मेरे को तो कुंडलनी शक्ति जागे ही नहीं, मुझे तो वैसा सांप जैसा अनुभव ही नहीं हुआ। क्योंकि बेसिक भूल हो गई, प्रतीक को हमने ठोस स्थूल समझ लिया, वैसा नहीं है। आधुनिक भाषा में बेहतर हो, ओशो ने स्वयं भी कहा है कि हम सर्प की बात को छोड़ दें। सरपेंट पावर अंग्रेजी में भी कुंडलनी को कहते हैं। आज की भाषा में बायो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, जीवन ऊर्जा कह सकते हैं। ऐसा कहने से कोई चित्र हमारे दिमाग में नहीं आएगा। एक अदृश्य, एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव होगा, यह बात ख्याल में आएगी। तो पहली चीज तो यह है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कुंडलनी जागरण के बारे में कि हमारे भीतर एक प्रसुप्त संभावना है, सोई हुई पोटेंशियल ऊर्जा है। वह पोटेंशियल ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। ये ऐसा ही जैसे कोई बीज है और वह अंकुरित हो जाता है, पनप जाता है, तो हम बीज की उपमा भी दे सकते हैं। निवेदन यही है कि किसी भी उपमा को स्थूल रूप से नहीं पकड़ना। दूसरा पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहता हूं, जिससे बहुत सारे कंफ्यूजन खड़े होते हैं। हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म में ले लेते हैं। हम सोचते हैं या तो कुंडलनी पूरी सोई हुई या पूरी जागी हुई। जिंदगी में ऐसा नहीं है। सब चीजें फ्लक्चुएटिंग हो रही हैं, तरंग के समान है, लहरों के समान है, उनमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ज्यादा जागी हुई, कम सोई हुई, ये दोनों बातें एक ही हैं। या उसका उल्टा कह लें, ज्यादा सोई हुई, कम जागी हुई। गहन से गहन सुसुप्ति में भी जागरण की कहीं किरण है और बड़े से बड़े जागरण में कहीं सुसुप्ति की छाया है। ब्लैक एंड व्हाइट हमारी भाषा में लगते हैं एकदम एक दूसरे के विपरीत। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में ग्रे कलर है, ग्रे कलर की शेड्स हैं। थोड़ा इस तरफ जाएं तो व्हाइटनेस बढ़ती जाती है, थोड़ा उस तरफ जाएं तो डार्कनेस बढ़ती जाती है। ग्रे का ही स्पेक्ट्रम है। तो जब हम सोई हुई या जागी हुई वर्ड यूज करते हैं, वहां भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हम सोचते हैं एब्सोल्यूट टर्म में। चीजें रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। और तीसरी चीज, स्वयं के प्रति भी तुलनात्मक है। कल तक मुझे जैसा एहसास हो रहा था, आज उससे बेहतर एहसास हो रहा है, ज्यादा ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि मेरी ऊर्जा जाग गई। मेरे कल की तुलना में, किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में हो सकता है यह बात सही ना हो। तो दूसरे से तुलना नहीं हो रही, अपने ही अतीत से तुलना हो रही है। तो जागृति, सुसुप्ति, संभावना, वास्तविकता, ये सारे शब्द तुलनात्मक हैं, रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। और अपने ही अतीत की तुलना में हम कोई बात कहते हैं। जब हम दूसरे के साथ तुलना करते हैं, वहां पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक आदमी, मुल्ला नसरुद्दीन हुआ, बड़ा अद्भुत। सुबह सुबह कोई उसको मिल गया मॉर्निंग वॉक में, अजनबी आदमी था। कभी कभार जानते थे शक्ल सूरत से एक दूसरे को, उसने नमस्कार की और पूछा, भाई साहब कैसे हैं आप? नसरुद्दीन रुक के खड़ा हो गया, गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो कहा कि कितना गंभीर सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका कोई साधारण उत्तर संभव नहीं है।
मैं कैसा हूं यह बताने के लिए एक बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। इस शहर में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी तुलना में मैं बीमार हूं। अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी तुलना में मैं ही ज्यादा स्वस्थ हूं। किसी की तुलना में मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, किसी की तुलना में मैं कमजोर हूं, किसी की तुलना में गरीब हूं, किसी की तुलना में अमीर हूं। मेरे ही पिछले दिनों की तुलना में कई मामलों में मैं बेहतर हूं। मैं पहले से ज्यादा अमीर हो गया हूं, लेकिन पहले से ज्यादा रुग्ण हो गया हूं। एक प्रकार से मेरी उम्र बढ़ गई है पिछली तुलना में, लेकिन एक प्रकार से मेरी उम्र घट गई है, मरने के दिन और निकट आ गए हैं। कई लोगों की तुलना में मैं इंटेलिजेंट हूं, कई लोगों की तुलना में मैं बिल्कुल बुद्धि हूं। तो मैं कैसे कहूं कि मैं कैसा हूं? आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा है। इसके लिए तो बड़ी स्टडी करनी होगी और एक स्टैंडर्ड बताइए किसकी तुलना में। वो आदमी ने तो अपना माथा पकड़ लिया कि किस दार्शनिक से भाला पड़ गया। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में सारी चीजें तुलनात्मक हैं, लेकिन हम इतने डिटेल्स में नहीं जाते। हम सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं ताकि समझ में आ सके, नहीं तो सामने वाले का सिर चकरा जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सारी चीजें सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं। तो ऊर्जा का जागरण, सिंपल वर्ड। अगर हम कुंडलिनी शब्द छोड़ना चाहें, वो सरपेंट पावर छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं। जीवन ऊर्जा, कम और ज्यादा, जागी हुई, सोई हुई, इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जागरण और 7 चक्रों के बारे में भी संक्षिप्त में कह दूं, क्योंकि बहुत से नए मित्र सुन रहे होंगे। चक्रों की गिनती 7 कही जाती है सामान्यतः। अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से कहा है। स्वयं ओशो ने ही अपनी एक किताब अंतरयात्रा में केवल 3 चक्रों की बात की है। एक दूसरी किताब शांति की खोज में, जिसका बाद में शीर्षक बदल दिया है त्रिषा गई एक बूंद से, उसमें 5 चक्रों की बात की है। कहीं कहीं पर 7 चक्रों की बात की है, जिन खोजा तिन पाइया में। ये जो विभाजन है, ये कोई एब्सोल्यूट विभाजन नहीं है, काम चलाऊ। किसी एक आधार पर, कोई आधार मान के हम विभाजन करते हैं, उस आधार पे हो सकता है 3 में भी काम चल जाए, हो सकता है 5 में डिवाइड कर लें, 7 में कर लें, 10 में कर लें। कबीर साहब ने कहीं कहीं कहा है 10 द्वार, 10 चक्रों की बात कर रहे हैं। कहीं 8 कमल कहा है, उसमें भी बात बन जाएगी। ये समझाने के लिए किए जाते हैं, एक्चुअल ऐसे कोई विभाजन कहीं है नहीं। हम कहने को कहते हैं ये हिंद महासागर, वो प्रशांत महासागर, ऐसा कहीं है नहीं। पूरा सागर एक है। कहने को हम कहते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, नक्शे पे हमने रेखाएं खींच दी। धरती को तो पता भी नहीं कि आपने नक्शे अलग अलग रंग के बना लिए। धरती तो अविभाज्य है, एक है, अखंड है। तो यह बात भी स्मरण रखना। आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें ऐसी बहुत सी विरोधाभासी बातें आपको लगेंगी कि पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हैं। अलग अलग दृष्टि से कह रहे हैं। तो 3 चक्रों में भी बात हो सकती है। ओशो ने कहा है नाभि केंद्र, हृदय केंद्र और मस्तिष्क का केंद्र अंतरयात्रा में। 5 में भी हम कह सकते हैं। सर्वसार उपनिषद के ऋषि ने 5 कोश की चर्चा की है, 5 शरीर की चर्चा की, वो भी ठीक है। और विस्तार में जानना हो तो हम 7 शरीर और 7 चक्रों की बात कर सकते हैं। और डिटेल में जाना हो और हम सब डिवीजन कर सकते हैं, 7 की जगह 14 भी कर सकते हैं। तो इन शब्दों में नहीं उलझना कि कितने चक्र हैं। एक आदमी पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करता है, कहता है दिल्ली से बंबई तक जाने में हमको 150 स्टेशन मिली। दूसरा आदमी सुपर फास्ट ट्रेन से जाता है, वो कहता मुझको तो केवल 8 स्टेशन मिली। और एक आदमी हवाई जहाज से जाता है, कोई स्टेशन नहीं मिली। तीनों सही अपने अपने ढंग से। तो इसमें कोई वाद विवाद नहीं है कि कितने चक्र हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ चलिए हम आगे के आपके सवाल लेते हैं। स्वामी जी, यूं तो हर कार्य में ऊर्जा लगती है, फिर वह फावड़ा चलाना हो या कंप्यूटर चलाना, गाली देना हो या गीत रचना, हर छोटे से छोटा काम ऊर्जा मांगता है। ऐसे में कैसे पता चले कि ऊर्जा कौन सी है, ये कहाँ से उठ रही है, ये कौन से चक्र से संबंधित है या ये कौन से चक्र से उठ रही है? तो इस बारे में कुछ बताएं। एक तो हमारी फिजिकल पावर है, स्थूल शरीर की शक्ति है। एक आदमी फावड़ा चला रहा है कि दौड़ रहा है कि स्विमिंग कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, उसके फिजिकल बॉडी काम कर रही है। इसके पीछे छुपी हुई भाव शक्ति है। एक आदमी इमोशनल है,
आंसू बहा रहा है, हंस रहा है, प्रेम में पड़ गया है, यह भी ऊर्जा का एक ढंग है। फावड़ा नहीं चला रहा है, किसी को गले से लगा रहा है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज नहीं, भीतर भाव जगत में कुछ हो रहा है। एक आदमी पढ़ लिख रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई गणित की पहेली हल कर रहा है, ये मेंटल ऊर्जा है, मनस शक्ति उसकी काम कर रही है। एस्ट्रल बॉडी की अपनी ऊर्जा है, सूक्ष्म शरीर की, जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। और जब हम कुंडलिनी की बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम एस्ट्रल बॉडी की, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं। उसके अभिव्यक्त होने के ढंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर अलग ढंग से अभिव्यक्त होगी। लेकिन अध्यात्म में जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि वह शक्ति स्वयं की तरफ उन्मुख हो जाए, तो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, इन सब से हटकर वो खुद को ही जानने में लग जाए, साक्षी भाव में रूपांतरित हो जाए, वह शक्ति स्वयं का एहसास करे। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा बाहर जिस पर वह फोकस हो रही है, जिसमें फंक्शन कर रही है, बल्कि स्वयं को जानने में लग गई, आत्मज्ञान उसका लक्ष्य हो जाए, इसको हम आध्यात्मिक रूपांतरण कहेंगे। तो शक्ति के विभिन्न तल हो सकते हैं, और फिजिकल पावर से और भी नीचे अगर हम शक्ति को समझें, नॉर्मली जहां हम उपयोग करते हैं धन की शक्ति, पद की शक्ति, पैसा और पावर, इसको हम सब जानते हैं, वो निम्नतम अवस्थाएं हैं। अध्यात्म से ठीक विपरीत, राजनीति में कोई चला गया, बहुत पावरफुल हो गया, अब दूसरों को सता सकता है, अपने ढंग से चला सकता है। किसी के पास धन की शक्ति है, संपत्ति इकट्ठी कर ली उसने, ये अलग प्रकार का पावर है। जो हम कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम उच्चतर आयाम की बात कर रहे हैं। वह प्राण ऊर्जा जागे और अपने अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े, अर्थात स्वयं ही स्वयं को जानने में संलग्न हो जाए। ठीक है जी।